Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, we had been doing about the nerve conduction and impulse, right? हम पढ़ रहे थे कि nerve impulse कैसे generate होती है और कैसे travel करती है. But इस चीज़ के बारे में अभी तक हमने सिर्फ बेसिक कवर किया था, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि न्यूरॉन्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उनके अंदर भगवान जी ने एक स्पेशलिटी डाली है दैट दे आर एक्साइटेबल इन नेचर. ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, सेल के अक्रॉस आयंस का आना जाना चलता रहता है, बट सिंस न्यूरॉन की खुद की नेचर बहुत एक्साइट होने वाली है तो वो आयंस के फ्लो से वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर देता है, जिसे हमने रेस्टिंग पोटेंशियल का नाम दिया था. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ वो सिचुएशन पढ़ी थी जब हमारा न्यूरॉन पोलराइज स्टेट में था, मतलब हाँ वो एक्साइटेड है बट बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि नॉर्मल इनफ्लक्स ऑफ आयंस चल रहा है, नॉर्मल आयंस अंदर बाहर आ जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के. लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उस केस में क्या होता है न्यूरॉन के साथ जब बाहर से एक स्ट्रॉन्ग स्टिम्युलस आता है, बाहर से कोई तगड़ी इंफॉर्मेशन आई और वो न्यूरॉन को सब कुछ बताना चाहती है और उसको प्रोवोक कर रही है कि तू अपने अंदर करंट जनरेट कर और मेरी इंफॉर्मेशन को ड्रैग कर ऑल थ्रू आउट द बॉडी. तो उस केस में न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी किस लेवल तक जाती है एंड व्हाट डज इट डू. ठीक है, सो बिफोर आई प्रोसीड ऑन विद एनी ऑफ द रिटन थियोरेटिकल पार्ट, आई जस्ट वांट द कॉन्सेप्ट टू बी क्लियर्ड. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन पे चलेंगे. मैंने आपको ये बताया था कि ये मेरी न्यूरॉन की एक्सोनल मेम्ब्रेन है जिसका मैंने नाम लिया था एक्सोलेमा, और मैंने कहा था अंदर उसके एक्सोप्लाज्म है जैसे हर सेल के अंदर होता है. जिसको नहीं समझ में आया कि मैंने ये क्या डायग्राम बनाया तो मैं बता देती हूँ कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एक्सॉन है और ये साथ में एक्सॉन एंडिंग्स है. तो मैंने बेसिकली क्या किया है, इस वाले पार्ट को ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके बना के दिखाया है कि न्यूरॉन के अंदर एक्साइटेडनेस कैसे मेंटेन रहती है. उससे पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको ये बताया था कि सेल की चाहे कोई भी मेम्ब्रेन हो, एनी मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या था, सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके की होती है जिसमें से अगर आप इतना पोर्शन काट के देखोगे तो वो बाय लेयर ऑफ लिपिड की बनी हुई है. अगर मैं इतना पोर्शन काटूं तो वो कुछ ऐसे लाइक दिस, ऐसे. वी हैव टू लेयर ऑफ लिपिड्स दिस वे. टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स है हमारे, ये वाले बाय लेयर, और सेंटर में कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं जो प्रोटीन्स को पास कराते हैं, और हमारे पास कुछ पंप्स भी हैं. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. दीज आर दी पंप्स. जो प्रोटीन चैनल्स हैं वो नॉर्मल पैसिवली चाहे डिफ्यूजन से चाहे कैसे आयंस को इधर से उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन जो पंप्स हैं हमारे वो एक्टिवली किसी चीज को मूव करते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक बताया था कि बॉडी का बेसिक फॉर्मेशन ही यही है. सिर्फ न्यूरॉन्स के अंदर खासियत इस बात की होती है कि वो एक्साइटेबल सेल्स हैं, वो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं. ठीक है, चलो अभी तक तो वो रेस्टिंग स्टेज में थे, तो हमने जो उनके अंदर आयंस थे और न्यूरॉन का जो कैपेबिलिटी था वो हमने रेस्टिंग पोटेंशियल में फ्रेम किया था. मैंने आपको लास्ट टाइम वैल्यूज नहीं बताई थी, कुछ नहीं बताई थी. आई जस्ट सिंपली टोल्ड कि जब न्यूरॉन अपने नॉर्मल स्टेट में होता है तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वेयरएज अंदर हमारे K पॉजिटिव ज्यादा होते हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, उनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज अंदर नेगेटिव हो जाता है और बाहर पॉजिटिव हो जाता है. लेकिन ये इसका एक नॉर्मल स्टेट है जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज, और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं ये आयंस, उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. आज मैं आपको इन रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू बताऊंगी. मैंने आपको एक बात समझाई थी कि हमारी बॉडी के अंदर ये होता तो करंट ही, ऑब्वियसली आयनिक मूवमेंट है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट जनरेट हो रही है. लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ते हो वहां पे आप पढ़ते हो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, करेक्ट. यहाँ पे सिंस बहुत छोटा है तो हम अपने पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट लेके चलते हैं मिली वोल्ट. ठीक है, तो एक्सॉन के अंदर का जो स्टिम्युलस है, जो रेस्टिंग पोटेंशियल है, वो कितना होता है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट एट द रेस्टिंग स्टेज. तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से. यू हैव टू रिमेंबर इट.
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस वेयर इट इज इन अ रेस्टिंग फेज। अब मैं सेकेंड फेज बनाती हूँ जब उसके पास स्टिम्यूलस आया। ये वही हमारा एक्सोलेमा, ये हमारा एक्सोप्लाज्म, वही सेम चीज है, वो कुछ बदला नहीं है, एक्सॉन का स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ कि बाहर से स्टिम्यूलस आया तेज, वो कह रहा है कि यार तेरे को पता है ये स्टिम्युलस आया है बॉडी के पास, चल तू फटाफट कर, एक काम कर, सब जगह मैसेज जनरेट कर, क्विकली शुरू हो जा। अब न्यूरॉन्स तो थे ही एक्साइटेड, वो तो वेट ही कर रहे थे कि कोई आए और हमें कहे कि हमारे को ये करना है, हम तो शुरू हो जाएंगे करना। तो वही हुआ, न्यूरॉन्स के पास आ गया स्टिम्युलस। स्टिम्युलस के आते ही क्या हुआ कि मैंने जो आपको बताया यहाँ पंप और चैनल्स है, ठीक है, आई मेंशन कि पंप और चैनल्स है, तो कुछ चैनल हमारे सेल मेम्ब्रेन के खुल गए स्टिम्युलस के आने से। ठीक है, ये कौन से चैनल खुले? ये खुले सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स के खुलने की वजह से क्या हुआ, जितना सोडियम यहां प्रेजेंट था रेस्टिंग स्टेज में, वो सोडियम इसके अंदर जाने लग पड़ा। लेकिन सब एक ही वक्त पे नहीं होता, क्योंकि स्टिम्युलस ने इस हिस्से में स्ट्राइक किया है, तो पहले चेंजेस सिर्फ इसी हिस्से में होंगे, ओनली इन दिस पार्ट। In this part the changes will take place। तो अंदर ये सोडियम घुस आया इस चैनल की वजह से। ठीक है, अब अंदर क्या हुआ, सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ गया, सोडियम यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, खूब हमने देखा कि सोडियम की यहाँ पे मात्रा बढ़ती चली गई। ठीक है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर तब तक इंक्रीज होती रही जब तक यहाँ का जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल था वो कितना नहीं हो गया, +30 मिलीवोल्ट। तो इसका मतलब जब सोडियम ने अंदर धक्का मारा तो अंदर का कितना हो गया, +30 मिलीवोल्ट। और सिंस ये बाहर का पॉजिटिव चार्ज कहाँ अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे कितना रह गया, -55 मिलीवोल्ट। पहले बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, अब बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन +30 मिलीवोल्ट के बाद ये और आगे नहीं बढ़ता, वो कहता है बस मैं इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, बहुत हो गया, और तुम अब एक्साइट मत हो। तो थक गई आयंस, वो कहती है बस न्यूरॉन अब और एक्साइट मत हो, हमें और धक्का मत मार अंदर जाने के लिए। ठीक है जी, न्यूरॉन को ना चाहते हुए भी बात सुननी पड़ी, क्योंकि हुआ ये था कि इससे ज्यादा वो उसको पुश नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या सोडियम यहाँ रुका रहेगा, वो इसी हिस्से में रहेगा क्या? नहीं, वो अब धीरे धीरे आगे चल पड़ेगा, क्योंकि आयंस हैं, ये थोड़ी किसी के लिए रुकती हैं, ये तो फ्लो करती रहती हैं। तो अब आप देखोगे कि अगले हिस्से में भी क्या हो गया, अंदर पॉजिटिव और बाहर क्या कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव। फिर वो आयन अगले में ट्रांसफर होएगी, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया नेगेटिव। इस तरह ये जो इंपल्स क्रिएट होती चली जाएगी, जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टिम्युलस लाया था वो आगे से आगे मूव होता चला जाएगा, और दिस इज नोन एज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो हमने समझा कि न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में था, उसको कोई जल्दी नहीं थी, धीरे धीरे करके वो एक्साइट हो गया, एक्साइट होने की वजह से उसने इस तरीके से सोडियम गेटेड चैनल्स खोल दिए, इनको अंदर बुला लिया और ये सब चीजें होने लग गई, धीरे धीरे इंपल्स हमारी आगे आगे चलती चली गई। एनी डाउट्स? ध्यान से एक बारी दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसी पार्ट का, कोई जल्दी नहीं हमें आगे जाने की, एक्सप्लेनेशन पार्ट हम बाद में पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिर्फ समझिए कि मैं क्या कह रही हूं। मैंने आपको बोला था कि न्यूरॉन्स की नेचर है एक्साइटेबल। ठीक है, न्यूरॉन्स आर ऑलवेज एक्साइटेबल। न्यूरॉन्स के एक्साइटेबल नेचर होने की वजह से ये नॉर्मल रहता है रेस्टिंग स्टेज में, जब स्टिम्युलस नहीं आता, लेकिन उसमें भी इसके अंदर थोड़ी बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज हमेशा बना रहता है, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। अंदर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है 70 मिलीवोल्ट। सम पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो लेट मी टेल यू यार कि जहाँ पे भी आयनिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ उनके काम करने की पोटेंशियल रहती है, तो उसको हम इसमें मेजर करते हैं। तो ये हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे मेम्ब्रेन इतना पोटेंशियल कैरी कर रही है, लेकिन हुआ क्या, अगले ही स्टेज में हमारे पास आ गया स्टिम्युलस। ये रहा मेरा एक्सॉन, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक्सॉन को। सबसे पहले मेरा स्टिम्युलस यहां पर आया,
यहाँ पर जैसी स्टिम्युलस आया तो मेरे कौन से चैनल्स खुल गए, मेरे सोडियम गेटेड चैनल्स, जो मेरे सोडियम के चैनल्स थे वो खुल गए। सोडियम के चैनल्स खुलते ही जो मेरा बाहर सोडियम पड़ा था वो अंदर की तरफ चलने लगा और धीरे धीरे उसने यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट कर दिया, प्लस, इतना कि ये +30 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया जो पहले -70 था। ठीक है, और बाहर का पोटेंशियल हमने जब मेजर किया तो वो हमें मिला -55 मिलीवोल्ट। ठीक है, धीरे धीरे करके ये एक जगह रुकने वाले तो थे नहीं, अब तो ये आगे चलने लगे तो यहाँ पर भी प्लस प्लस हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, फिर ये आगे चले तो यहाँ पर भी प्लस प्लस हो गया और बाहर नेगेटिव क्रिएट होता चला गया। इस तरीके से ये इम्पल्स आगे से आगे मूव करनी लगी। ये वाली स्टेज को हमने बोला पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ इसके चार्जेस रिवर्स हो गए तो इसलिए हमने इसको बोल दिया depolarized state. But this is not it. We have to know about the third stage also, which is known as the repolarized stage. अब इसको समझना कि इसके बाद क्या हुआ। I am making the arrow this way now. तो ये था हमारा एक्सॉन। ठीक है, वो जो प्लस ये चार्जेस यहाँ पे थे इकट्ठे हुए हुए, सो स्टिम्युलस यहाँ आया था, स्टिम्युलस यहाँ आया था, यहाँ स्टिम्युलस आने की वजह से सबसे पहले जो मेरा सोडियम था वो इधर इकट्ठा हुआ था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे इधर भाग गया था और उसके बाद वो आगे ऐसे जाने वाला था। अब जब वो इधर आ गया, ठीक है, सारा का सारा इधर आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ से चला गया। ठीक है, कुछ ही बचा होगा, यहाँ से चला गया तो मैं मिटा देती हूँ इसको, यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया तो इधर क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही +30 मिलीवोल्ट हुए थे, अभी यहाँ पे तो हुए नहीं है ना, यहाँ पे तो अभी जा रहा है, तो यहाँ पे कितना है, +30 मिलीवोल्ट है, वहां पर भी हो जाएगा अभी कुछ टाइम में जब सोडियम जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे एक और चैनल्स प्रेजेंट थे, उनका नाम था पोटेशियम चैनल्स। +30 मिलीवोल्ट होते ही ये पोटेशियम के चैनल्स खुल गए। इन्होंने बोला बस, और सोडियम को मैं नहीं झेल सकता, मुझे बाहर निकलने तो मेरा दम घुट रहा है, यहाँ पे सारे के सारे सोडियम भर गए हैं। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ जाने लगे, ये अंदर थे, ये बाहर की तरफ जाने लगे, ये अंदर फंसे हुए थे ना, ये बाहर की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, और कुछ सोडियम अब यहीं फंसा रह गया, या तो मैक्सिमम सोडियम आगे चला गया या कुछ सोडियम यहीं फंसा रह गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोटेशियम चैनल्स खुलने की वजह से प्रोटीन्स, नेगेटिव चार्ज सारा बाहर की तरफ दौड़ने लग पड़ा एंड एज अ रिजल्ट बाहर का कितना हो गया, बाहर का कितना हुआ, सोच के बताओ कितना हुआ होगा, सोच पाए आप लोग कितना हो सकता है। देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि यहां से अब ये आगे शिफ्ट हो गया कुछ और पोटेशियम बाहर चला गया। ठीक है, पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से जितना चार्ज था वो नेगेटिव वापस रिस्टोर होने लग गया। ठीक है, गेटेड चैनल्स खुलने की वजह से। ठीक है, तो अंदर का हमारा कितना हो गया, अंदर का हमारा हो गया -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, ये कौन सी स्टेज है, ये है रीपोलराइज्ड स्टेज, और इंपल्स आगे चली गई। अब फिर वो आगे जाएगी तो यहाँ का कितना हो जाएगा, -90। इस तरीके से फिर ये रीपोलराइज में आ जाएगी, ये डीपोलराइज में आ जाएगी, एंड देन ऑन एंड ऑन एंड ऑन लाइक दिस द कंडक्शन कीप्स ऑन हैपनिंग। ठीक है, बट आप याद कीजिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कितना था, -70। ठीक है, लेकिन यहाँ रीपोलराइज का कितना आया, -90। तो हमें इसको रिस्टोर तो करना पड़ेगा। यहाँ पे काम आता है हमारा पंप, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, दिस विल थ्रो 3Na पॉजिटिव एंड 2K पॉजिटिव। ठीक है, अगर उसको ये 90 से 70 करना है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव में बढ़ाना है ना, तो वो कैसे बढ़ाएगा,
हाउ विल इट डू? एक चीज अंदर आएगी, एक चीज बाहर जाएगी। गैस करके देखो कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज बाहर आएगी। सोडियम बाहर जाएगा, 3Na पॉजिटिव विल गो आउट एंड K पॉजिटिव विल कम इन। तभी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा, तो ये 90 से 70 बढ़ने की तरफ जाएगा, ठीक है। और Na पॉजिटिव जो यहाँ फंसे हुए थे वो बाहर निकाल देगा। तो इस पंप ने क्या किया? पंप ने जो चैनल्स की मूवमेंट हुई थी उसको वापस रिस्टोर कर दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो ये पंप एक ऐसा मैकेनिज्म है कि भाई तुम कर लो अपनी नर्व इंडक्शन कंडक्शन जो तुम्हें करनी है, उसके बाद जो थोड़ी बहुत ही कमी होगी वो मैं ठीक कर दूंगा। तो इस पंप के एफर्ट से ये धीरे धीरे -90 -70 मिली वोल्ट में रिस्टोर हो जाता है। इट गेट्स रिस्टोर्ड। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आई कि मैंने क्या समझाया? ठीक है। अब देखो इसकी रीडिंग में क्या दिया हुआ है। लर्निंग अबाउट द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। व्हेनेवर अ स्टिम्युलस इज अप्लाइड एट अ साइट, जब भी किसी साइट पे स्टिम्युलस आता है ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की पोलैरिटी पे, द मेम्ब्रेन एट साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू Na पॉजिटिव। वो साइट क्या हो जाती है? फ्रीली परमिएबल, क्योंकि Na पॉजिटिव के गेट चैनल्स खुल जाते हैं। ठीक है। अब जिसकी वजह से Na पॉजिटिव तुरंत अंदर चला जाता है और पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे हमारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और अंदर पॉजिटिव। अंदर पॉजिटिव भरने से वहां का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहुंच जाता है +30 मिलीवोल्ट। नाउ पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन उस रिवर्स हो गई, इसलिए हम उसे डीपोलराइज्ड बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ उसे क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल। ये मैंने आपको नहीं मेंशन किया। तो जो वो जनरेट हुआ है पोटेंशियल अंदर +30 मिलीवोल्ट का, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। और उसी से क्या शुरू होगी? हमारी नर्व इंपल्स। एट द साइड्स इमीडिएटली अहेड, एक्सॉन में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव था उसके अंदर की साइड पे, तो उसके जंप होने से वो भी क्या हो गया? रिवर्स। एज अ रिजल्ट करंट विल अगेन फ्लो, आउटर पे भी इनर पे भी, कंप्लीटिंग द सर्किट ऑफ करंट। दस इट विल पोलैरिटी फिर से रिवर्स हो जाएगी और एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। वापस पे क्या हो जाएगी? रीपोलराइजेशन। ठीक है। Sequence is repeated along the length of the axon again and again, and consequently the impulse is conducted. Finally, what happens? The rise in the stimulus induced permeability to Na positive occurs. There occurs a stimulus induced permeability, and Na positive is extremely short lived in that case. ठीक है। सो इट इज क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी ऑफ K पॉजिटिव, जो मैंने आपको 3Na पॉजिटिव और 2K पॉजिटिव के पंप का कॉन्सेप्ट बताया, वो लिख रहे हैं इसको इस तरीके से। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट NCERT लाइंस को रीड करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए ही फॉलो अप कराई क्योंकि इनमें ना आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसकी वजह से बच्चा क्लियरली समझ नहीं पाता है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट, दीज आर जस्ट द लाइंस व्हिच आर रिफ्लेक्टिंग द सेम पार्ट। So with a fraction of second, K positive membrane के बाहर चला जाता है, restoring the action potential at the site of excitation, and fiber becomes once more responsive to further stimulation. इस तरीके से nerve impulse आगे से आगे carry होती जाती है। So this was the mechanism of nerve conduction and generation, and that's all for today. Please stay updated. Thank you so much.